अच्छा, अब हम चलते हैं अपने दूसरे मेथड के ऊपर जो कि डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है, और उस मेथड का नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, इसको आरबीएम भी बोलते हैं, इसको डिक्लाइनिंग मेथड भी बोलते हैं और रिटर्न डाउन मेथड भी बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के नाम से याद किया जाता है। तो मैंने ऑलरेडी इसके कुछ पॉइंट्स लिख लिए हैं ताकि टाइम सेव हो, तो मैं इसको आपके सामने पेश कर देता हूँ। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के ऊपर जो की पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं वो ये हैं कि पहले साल फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक है, जैसे कि आपने ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड पे चार्ज किया था ना हर साल, इसमें पहले साल आपने डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर चार्ज करनी है। ओके, इन रिमेनिंग ईयर बाकी सालों में क्या करना है, डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन कैरिंग अमाउंट। ठीक है, बाकी सालों पे आपने डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज नहीं करनी बल्कि कैरिंग अमाउंट पे चार्ज करनी है। और कैरिंग अमाउंट कैसे निकलती थी कि जब हम एसेट की कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर देते थे तो कैरिंग अमाउंट निकल आती थी। क्लियर? पहले साल डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर, रिमेनिंग ईयर में डेप्रिसिएशन आपने कैरिंग अमाउंट के ऊपर चार्ज करनी है। अच्छा, इसमें जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो हमेशा दिया हुआ होगा। ओके, जब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया होगा तो इसमें हम फार्मूला यूज़ नहीं करते। हाँ, जो स्ट्रेट लाइन मेथड था अगर उसमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ना दिया हो तो फिर हम फार्मूला यूज़ करते हैं, जो कि ये देखें, ये फार्मूला मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखा था, इज़न्ट इट? लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में रेट दिया होगा तो फार्मूला हम यूज़ नहीं करते। अब मैं क्या करता हूँ, मैं आपके सामने एक सवाल जो है वही सवाल जो कि स्ट्रेट लाइन मेथड का था एज इट इज़ उसको कॉपी पेस्ट करता हूँ और आपके सामने परफॉर्म करता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और स्ट्रेट लाइन में क्या फ़र्क है। ठीक है, अच्छा, वही सवाल मैंने ऊपर से उठा के कॉपी पेस्ट कर लिया है, मैं आपके सामने यही सवाल पढ़ देता हूँ फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। कहता है 1 जनवरी 2021 को अली परचेज एन एसेट फॉर $100,000। ठीक है, वही एसेट अली ने 1 लाख का परचेज़ किया 1 जनवरी को, विच इज़ एक्सपेक्टेड टू लास्ट फॉर 10 ईयर, जो कि आपको ये लास्ट है, LAST, लास्ट। लास्ट का मतलब है कि 10 साल वो चल पाएगा, 10 साल वो आपको बेनिफिट देगा। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन की बजाय मैं लिख देता हूँ RBM, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इज़ यूज्ड एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है, कहता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हम डेप्रिसिएशन के लिए यूज़ करेंगे 10% रेट के ऊपर। इफ़ एसेट इज़ सोल्ड एट द एंड ऑफ 31 दिसंबर 2023, वो कह रहा है कि अगर हम एसेट बेच दें 31 दिसंबर 2023 को $71,000 का, फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल। ठीक है, कहता है कि आप बताएं ये जो एसेट हम बेच रहे हैं क्या हमें प्रॉफिट होगा या क्या हमें लॉस होगा। ठीक है, तो हम इसको देख लें। अच्छा, मैंने ना पहले से ही टेबल बना दिया ताकि आपके लिए आसान हो जाए। पहला कॉलम उसी तरह डेट का है, फिर कॉस्ट का है, फिर डेप्रिसिएशन का है, फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का और आखिर में कैरिंग अमाउंट। ठीक है, और कैरिंग अमाउंट कैसे निकलती है उसका फार्मूला भी मैंने ऊपर लिख दिया है कि कॉस्ट माइनस स्क्रैप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, नाउ हमने 1 जनवरी 2021 को एसेट ख़रीदा, इज़न्ट इट? तो एसेट पूरा साल बेनिफिट देगा 31 दिसंबर 2021 तक। तो जब हम 31 दिसंबर 2021 पे पहुंचेंगे, ज़ाहिर है एसेट की कॉस्ट तो वही रहेगी 1 लाख। पहले साल जो डेप्रिसिएशन 1 लाख के ऊपर आपने डेप्रिसिएशन लेनी है कितनी, 10%, तो ये आएगी आपकी 10,000। ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी पहले साल की 10,000 आएगी। कैरिंग अमाउंट निकालनी है तो आपको पता है कि एसेट की कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर दें। अगर एसेट 1 लाख का है, इसमें से 10,000 की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करें तो आपके पास 90,000 कैरिंग अमाउंट आती है। अच्छा, यहाँ तक तो स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड दोनों सेम चल रहे हैं, ऐसे ही है ना। ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको 10% दिया हुआ है। अगर आप स्ट्रेट लाइन देखें तो पहले साल डेप्रिसिएशन आप देखें 10,000 ही निकली थी ना, और एक्यूमुलेटेड भी 10,000 आई थी और कैरिंग भी 10,000 आई थी। वो क्यों आई है? क्योंकि स्ट्रेट लाइन में हर साल ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होती है, जबकि रिड्यूसिंग में पहले साल सिर्फ, तो पहले साल की तो डेप्रिसिएशन कैरिंग अमाउंट सेम आई है। अब जो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है इसकी नीड ये है कि रिमेनिंग ईयर में डेप्रिसिएशन कैरिंग अमाउंट के ऊपर चार्ज होनी है। अच्छा, तो दूसरे साल हम चले जाते हैं 31 दिसंबर 2022, कॉस्ट है 1 लाख,
नाउ दूसरे साल डेप्रिसिएशन कैरिंग अमाउंट के ऊपर चार्ज होनी है, तो कैरिंग अमाउंट तो ये लिखी हुई है, इसका मतलब है इस 90,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगी कितनी, यहाँ पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगी 90 के ऊपर 10%, ऐसा ही है। तो ये 90,000 और उसके ऊपर 10% लिया तो कितना आया, 9,000 आया, ऐसा ही है। तो इसका मतलब है कि रिमेनिंग ईयर डेप्रिसिएशन कैरिंग अमाउंट के ऊपर चार्ज होगी। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑलरेडी कितनी है, 10,000, इस 10,000 में ऐड हो जाएगा कितना, 9,000, तो ये कितनी हो जाएगी, 19,000। अब 1,00,000 में से कॉस्ट है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 19,000 माइनस कर दें तो पीछे अमाउंट आएगी 81,000, ये कैरिंग अमाउंट बची पड़ी है। अब हम आते हैं 31 दिसंबर 2023 के ऊपर। एसेट की कॉस्ट है 1,00,000, डेप्रिसिएशन कैरिंग अमाउंट के ऊपर चार्ज होगी तो दूसरे साल के आखिर में कैरिंग अमाउंट है 81,000, इस 81,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करें, 81,000 का 10% लें तो कितना आता है, 8100 आता है। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पिछले साल के आखिर में 19 है, उस 19 में अगर आप 8100 ऐड करें तो आपके पास आता है 27,100। तो एसेट की कॉस्ट है 1,00,000 और अभी तक एसेट डेप्रिशिएट हो चुका है 27,100 का, तो पीछे आपके पास एसेट बचा पड़ा है 72,900। अच्छा, हमारे पास ये एसेट 31 दिसंबर 2023 को बचा पड़ा है 72,900 का। कैरिंग अमाउंट का मतलब क्या है, हमारे मुताबिक ये एसेट 72,900 का है, जबकि ये एसेट हम मार्केट के अंदर बेच रहे हैं सप्लायर को, वेंडर को कितने का, 71,000 का। अच्छा, अब 71,000 जो है वो डिस्पोजल है, डिस्पोजल का मतलब एसेट बेच रहे हैं। अब 72,900 का एसेट हम अगर 71,000 में बेच रहे हैं तो हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो हमें 1900 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ये लॉस ऑन डिस्पोजल आ गया। अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में बेसिकली हम डेप्रिसिएशन पहले साल ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर लेते हैं और रिमेनिंग साल हम कैरिंग अमाउंट के ऊपर लेते हैं। ठीक है, कैरिंग अमाउंट को हम नेट बुक वैल्यू भी बोलते हैं और रिटन डाउन अमाउंट भी बोलते हैं। अब डेप्रिसिएशन की एंट्रीज़ वही रहेंगी जो आपने स्ट्रेट लाइन में सीखी हैं, यानी कि पहले साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट होगा, एक्यूमुलेटेड उसी तरह क्रेडिट होगा, और एक्यूमुलेटेड का बैलेंस जो है वो बैलेंस शीट में जाके नॉन करंट एसेट में से माइनस हो जाएगा, जिस एसेट की हमने डेप्रिसिएशन ली है, रिफ्लेक्ट करेंगे उसको। फिर अगले साल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे, अगले साल फिर डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे जो सेकंड ईयर आपका 9,000 हुआ था, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी 9,000 में जाएगी, और फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जो लेजर होगा उसमें ये 9,000 क्रेडिट साइड पे रिफ्लेक्ट होगा, और पिछले साल का ओपनिंग बैलेंस भी आपने ब्रॉट डाउन किया होगा, तो 19,000 आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। इसका मतलब है कि जर्नल एंट्रीज आपकी वही रहेंगी जो कि आपने स्ट्रेट लाइन मेथड में सीखी हैं। अच्छा, ये जो डेप्रिसिएशन है इसके दोनों कॉन्सेप्ट्स हमने देख लिए हैं, बल्कि कॉन्सेप्ट से ज़्यादा आप ये कहें कि मेथड्स देख लिए हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। बेसिकली डेप्रिसिएशन का एक छोटा सा मैं आपको ट्रेलर देता हूँ कि एक्चुअल में डेप्रिसिएशन है क्या। डेप्रिसिएशन ये है कि जब आप एक एसेट ख़रीदते हैं, ज़्यादा ज़ाहिर है उसकी एक ज़्यादा कॉस्ट होती है, आपको महंगा पड़ता है, तो आप वो सारी कॉस्ट प्रॉफिट में से निकाल तो नहीं सकते ना, ऐसा ही है। आप क्या करते हैं कि उसकी कॉस्ट को प्रॉफिट से निकालने के लिए, एक्सपेंस बनाने के लिए उसको यूज़फुल लाइफ के ऊपर डिवाइड कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने 1,00,000 का मोटरसाइकिल लिया और आपका ये कहना है कि यार इसको ना मैं एज आ कोई भी सर्विस प्रोवाइड करूँगा और उससे मैं इनकम अर्न करूँगा, ठीक है, जैसे डिलीवरी बॉय वगैरह, समथिंग लाइक दैट। आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल 1 साल की इनकम उस मोटरसाइकिल से जो है वो है 50,000 पूरे साल की। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो 1,00,000 का बाइक लिया है, ये आपकी कॉस्ट ही तो है। क्या आप 1 साल की जो इनकम है, फॉर एग्ज़ाम्पल इनकम आपकी है 50,000, तो क्या आप उस 50,000 की इनकम में से ये 1,00,000 की कॉस्ट को माइनस कर सकते हैं? नहीं कर सकते, पहली बात।
दूसरी बात यह है कि अगर आप माइनस करते हैं तो क्या एसेट 1 साल के अंदर ही एक्सपायर हो जाएगा? नहीं, एसेट तो आपको 10 साल तक बेनिफिट देने वाला है। अगर मोटरसाइकिल की यूज़फुल लाइफ 10 साल है, 10 साल तक बेनिफिट देगा। तो आप क्या करते हैं कि एसेट की कॉस्ट को स्प्रेड कर देते हैं यूज़फुल लाइफ के ऊपर। इसका मतलब है कि 50,000 की इनकम में से आप एसेट की कितनी कॉस्ट माइनस करेंगे? 1 साल की 10,000 करेंगे। इसी को डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक हो गया कॉन्सेप्ट डेप्रिसिएशन का? डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? एसेट की यूज़फुल लाइफ को, उसकी एसेट की कॉस्ट को यूज़फुल लाइफ के ऊपर स्प्रेड कर देना, और हर साल वो जो कॉस्ट आ रही होगी एसेट की, वो प्रॉफिट में से, इनकम में से निकालना। और जो आपके पास डेप्रिसिएशन है, ये मैचिंग कॉन्सेप्ट के तहत हम लेके चलते हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है कि एसेट आपको जितना बेनिफिट दे रहा है, ज़ाहिर है एसेट का बेनिफिट आपको रिफ्लेक्ट करेगा सेल्स में, इनकम में। तो उस बेनिफिट को अर्न करने के लिए आपने कोई ना कोई खर्चा तो किया है ना, उस खर्चे को उस बेनिफिट में से माइनस करना। जैसे मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल वही दोबारा देता हूँ। एसेट आपने मोटरसाइकिल लिया, मोटरसाइकिल आपको 1 साल में 50,000 का रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। इस रेवेन्यू जनरेट करने के ऊपर 50,000 के ऊपर मोटरसाइकिल कितना यूज़ हुआ होगा? क्या पूरा 1 लाख का मोटरसाइकिल 1 साल ही में यूज़ हो गया? नहीं। 1 साल में मोटरसाइकिल कितना यूज़ हुआ होगा? आपने डेप्रिसिएशन निकाले, इसका मतलब 1 साल में एसेट आपका 10,000 वैल्यू का यूज़ हुआ। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है कि जितना आपने इनकम अर्न की है, आप उस इनकम को अर्न करने के लिए जितना एक्सपेंस आपका इनकर्ड हुआ है, आप उसमें से माइनस करें ताकि आप प्रॉफिटेबिलिटी तक पहुँचें। तो हम क्या करेंगे, हम जो 50,000 की इनकम अर्न कर चुके हैं, इस इनकम को अर्न करने के लिए 10,000 वैल्यू का आपका मोटरसाइकिल यूज़ हुआ है ना, तो मोटरसाइकिल की 10,000 की वैल्यू हम उसमें से माइनस कर देंगे कि हमारा ख़र्चा मोटरसाइकिल के ऊपर 10,000 आया, 1 साल बेनिफिट लेने का 50,000, और हम 10,000 उसको माइनस करके 40 का प्रॉफिट एंजॉय करेंगे। ठीक हो गया? ये डेप्रिसिएशन का मोटा मोटा कॉन्सेप्ट है, लेकिन F3 में जाके इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे और मैं आपको लिख के बताऊंगा कि कैसे ये चीज़ें जो हैं, डेप्रिसिएशन का एक्चुअल कॉन्सेप्ट जो है वो हम देखेंगे। चलें जी। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है जो डेप्रिसिएशन मेथड में हमने स्ट्रेट लाइन रिड्यूसिंग बैलेंस देखा। इसी से रिलेटेड है पॉलिसीज ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन की क्या पॉलिसीज़ हैं नाउ? अच्छा, ये अकाउंटिंग पॉलिसीज़ की बात नहीं हो रही है, डेप्रिसिएशन की पॉलिसीज़ की बात हो रही है। देखें, डेप्रिसिएशन की 2 पॉलिसीज़ हैं, 2 पॉलिसीज़। ठीक है, नंबर 1, जो नंबर 1 पॉलिसी है वो है चार्ज फुल ईयर डेप्रिसिएशन, charge full year depreciation in a year of purchase and no depreciation in a year of sale, and no depreciation in a year of sale। ठीक है, पहली पॉलिसी क्या है? पहली पॉलिसी ये है कि चार्ज फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन अ ईयर ऑफ परचेज एंड नो डेप्रिसिएशन इन अ ईयर ऑफ सेल। अच्छा, नहीं समझ आया? कोई मसला नहीं है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप समझ जाएंगे। फॉर एग्जांपल देखें, हमने एसेट को कितने साल इस्तेमाल किया? 3 साल। 1 जनवरी 2021 को लिया था ना, और बेच दिया 31 दिसंबर 2023 को। तो ये मैं टाइम लाइन्स बना रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1 जन, और यहाँ पर 31 दिसंबर, फिर अगला साल 1 जन, 31 दिसंबर, फिर अगला साल स्टार्ट हुआ 1 जन, और फिर इख्तिताम पजीर हुआ 31 दिसंबर। ठीक है, ये था 2021, ये था 2021, ये था 2021। अकाउंटिंग पॉलिसीज़, ये जो डेप्रिसिएशन की पॉलिसीज़ हैं, इनको समझने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप टाइम लाइन बना लें और उसके ज़रिए इसको अंडरस्टैंड करें, जो कि मैं आपको समझाने लगा हूँ। एज्यूम करते हैं कि जो हमने 1 जनवरी को एसेट ख़रीदा था, अगर हम वही एसेट जो है वो 1 जुलाई को ख़रीदते, ठीक है, 2021 को, और हमने जो एसेट 31 दिसंबर 2000, अच्छा ये 21 मैंने लिख दिया है, ठहरे मैं इसको ना ठीक कर देता हूँ, ये 2022, ये 2023, जस्ट गिव मी अ मिनट, 2022, ये है 2023। ठीक है, अब एज्यूम करते हैं कि फॉर एग्जांपल वो एसेट जो हमने 1 जनवरी 2021 को ख़रीदा था,
वो हम एसेट ख़रीद रहे हैं 1 जुलाई 2021 को, ठीक है, और वही एसेट हम 31 दिसंबर 2023 को बेचने की बजाय 30 सितंबर 2023 को बेच रहे हैं, ठीक है। अब अगर तो पॉलिसी नंबर 1 उसने सवाल में की हुई है, एक तो सवाल में डेप्रिसिएशन का मेथड लाजमी बताया होगा और पॉलिसी भी वो कोशिश करता है मेंशन कर दे। अगर उसने पॉलिसीज़ मेंशन की हैं कि पॉलिसी 1 अप्लाई करें, ठीक है, चार्ज फॉर ईयर डेप्रिसिएशन इन ईयर ऑफ परचेज एंड नो डेप्रिसिएशन इन ईयर ऑफ सेल, और आपने एसेट साल के शुरू में नहीं ख़रीदा, दरमियान में कहीं ख़रीदा है, और साल के शुरू में नहीं बेचा या आखिर में नहीं बेचा, दरमियान में कहीं बेचा है। पॉलिसी 1 का मतलब ये है कि जिस साल आपने एसेट ख़रीदा है पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। देखें, देखने में तो एसेट हमने यहाँ पर 1 जुलाई को ख़रीदा है, ऐसा ही है ना, लेकिन पॉलिसी 1 अगर आए तो पॉलिसी 1 के मुताबिक आपने 6 महीने की डेप्रिसिएशन नहीं लेनी, चूँकि एसेट तो हमारे पास पहले साल सिर्फ 6 महीने यूज़ हुआ है, बल्कि आपने एसेट की पूरे साल की डेप्रिसिएशन लेनी है पॉलिसी 1 के तहत, ठीक है। मैं पढ़ देता हूँ, चार्ज फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन अ ईयर ऑफ परचेज। बात समझ आ गई? पहले साल आपने एसेट जिस मर्ज़ी महीने में ख़रीदा हो पूरे साल की डेप्रिसिएशन ले लेनी है, महीने इग्नोर कर देने हैं। और जिस साल आपने एसेट बेचा है, देखें ना, जिस साल आपने एसेट बेचा है तो एसेट आपने 30 सितंबर को बेचा है, तो 30 सितंबर तक आपने एसेट उस साल कितना यूज़ किया होगा? 9 मंथ्स यूज़ किया होगा। तो पॉलिसी 1 ये कहती है, अगर सवाल में दिया हुआ है कि पॉलिसी 1 अप्लाई करें और सिनेरियो ये है कि एसेट 30 सितंबर को बेच रहे हैं, तो पॉलिसी 1 ये कहती है नो डेप्रिसिएशन इन अ ईयर ऑफ सेल। जिस साल आपने एसेट बेचा है तो आपने डेप्रिसिएशन लेनी ही नहीं है। इसका मतलब डेप्रिसिएशन सिर्फ यहाँ तक निकलेगी 31 दिसंबर 2022। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो पहले साल डेप्रिसिएशन, वो जो इलस्ट्रेशन मैंने आपको कराई स्ट्रेट लाइन मेथड के तहत, वो 10,000 2 सालों की निकली। पॉलिसी भी अगर मेंशन होती 1 तो पॉलिसी के मुताबिक जो है वो तीसरे साल डेप्रिसिएशन चार्ज ना करते, तो एसेट की कैरिंग अमाउंट हमारे पास 80,000 आ रही होती ना, क्योंकि 20,000 की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी, एसेट हमें 1 लाख का पड़ा था। 1 लाख में से ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस की होती तो 80,000 का एसेट आता, और 31 सितंबर को वही एसेट अगर हम बेच रहे हैं 71,000 का, तो डिफरेंस प्रॉफिट और लॉस इन दोनों का लेते। मेक सेंस? मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि अगर पॉलिसी नंबर 1 है सवाल में, तो जिस साल आपने एसेट ख़रीदा है, जिस मर्ज़ी तारीख को ख़रीदा है, वो महीना वो तारीख इग्नोर करके पूरे साल की डेप्रिसिएशन लेंगे। जिस साल आपने एसेट बेचा है, आपने जिस मर्ज़ी तारीख को बेचा है, चाहे आपने 31 दिसंबर को बेचा हो, जिस साल आप एसेट बेच रहे हैं आखिर में, आपने उस साल डेप्रिसिएशन लेनी नहीं है। अच्छा, अब चलते हैं हम दूसरी पॉलिसी के ऊपर। दूसरी पॉलिसी ये है प्रोरेटा डेप्रिसिएशन चार्ज करने की, प्रोरेटा, और इसको कभी कभार आप प्रोपोर्शनल चार्ज भी बोलते हैं, ठीक है, प्रोरेटा या फिर प्रोपोर्शनल चार्ज दूसरी पॉलिसी है। देखिए, प्रोरेटा या प्रोपोर्शनल चार्ज जिस तरह के इसके नाम से जाहिर है कि टाइम फ्रैक्शन अप्लाई करना है, ठीक है। टाइम फ्रैक्शन का मतलब क्या है? जितना आपने एसेट इस्तेमाल किया आपने उतना ही जो है वो डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। जैसे कि मैं अगेन वही एग्जांपल आपके सामने लेके आता हूँ। देखें, आपने एसेट 3 साल जो है वो इस्तेमाल किया। मैं आपको ना यहाँ पर डेट्स भी लिख देता हूँ। 1 जनवरी पहला साल, 31 दिसंबर, फिर 1 जनवरी, फिर 31 दिसंबर, फिर 1 जनवरी और फिर 31 दिसंबर। ये था 2021, ये था 2022 और ये है 2023, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एसेट जो है वो पहले साल एज्यूम कर रहे हैं 1 जुलाई को लिया 1 साल का, और 30 सितंबर को हमने एसेट बेच दिया। स्ट्रेट लाइन मेथड है, कहता है जी आप पॉलिसी नंबर 2 अप्लाई करें सवाल में। पॉलिसी 2 क्या? प्रोरेटा या प्रोपोर्शनल चार्ज। तो पहले साल एसेट डेप्रीशिएट कितना होगा? 1 लाख। ये आया जी आपका कितना? 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय, देखिए एसेट पहले साल कितना यूज़ हुआ? 6 मंथ्स, तो हमने 6 मंथ्स की डेप्रीसिएशन लेनी है। एक महीने में कितने महीने होते हैं? एक मंथ में, सॉरी, एक में साल में कितने महीने होते हैं? 12, तो
तो हमने एसेट कितने महीने इस्तेमाल किया है? 6 महीने। इसका मतलब डिप्रिसिएशन आएगी कितनी? 5000। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, अगर प्रोरेटा सवाल में लिखा हुआ है स्ट्रेट लाइन मेथड लें या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड लें, कोई मसला नहीं है। प्रोरेटा का मतलब है टाइम फ्रैक्शन अप्लाई कर देना, जितना एसेट इस्तेमाल उतना आपने डिप्रिसिएशन लेनी है। इसी तरह जिस साल आपने एसेट बेचा है, तो आपने 30 सितंबर को बेचा है, तो उस साल आपने एसेट कितने महीने यूज़ किया है? 9 मंथ्स यूज़ किया है, ऐसा ही है। तो आपने सिर्फ 9 मंथ की डिप्रिसिएशन लेनी है। 10 डिवाइडेड बाय 100, ये तो डिप्रिसिएशन का रेट है, 9 डिवाइडेड बाय 12। और ये मिड वाले साल तो पूरा साल आपने एसेट यूज़ किया, इसके लिए तो पूरे साल की डिप्रिसिएशन आएगी, ऐसा ही है। तो प्रो रेटा में ये होता है कि आपने टाइम फ्रैक्शन अप्लाई कर देना। टाइम फ्रैक्शन का मतलब जितने मंथ इस्तेमाल हुआ है एसेट, उस मंथ को डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ मंथ इन ये 12 से। एग्री? अच्छा, अगर सवाल में पॉलिसी लिखी ना हो, सवाल उसने दे दिया पूरा का पूरा, पॉलिसी लिखी ना हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट पॉलिसी 2 विल बी एप्लीकेबल, ठीक है। अगर सवाल में उसने डेप्रिसिएशन का सवाल आया और ये नहीं लिखा कि किस पॉलिसी से डेप्रिसिएशन लेनी है, तो आपने ऑटोमेटिकली पॉलिसी 2 अप्लाई कर देनी है, टाइम फ्रैक्शन वाली, जिसको प्रो रेटा या प्रोपोर्शनल चार्ज बोलते हैं। मेक सेंस? अच्छा, इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट आता है नॉन करंट एसेट में, वो आता है सब्सीक्वेंट मेजरमेंट, ठीक है। बाद में आपने एसेट किस वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड करना है, चूँकि एसेट तो स्टार्ट हो गया, आपको बेनिफिट दे रहा है 1 साल 2 साल 3 साल, तो एसेट की वैल्यू ज़ाहिर मार्केट में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो गई। ऑल तो अभी आपने एसेट बेचना नहीं है मार्केट में, आपने तो उसको इस्तेमाल करना है। तो बाद में आपने एसेट किस वैल्यू के ऊपर लिखना है, तो FA2 में हम ये नहीं पढ़ते स्टेज, ये हम F3 में पढ़ेंगे। इसको सब्सीक्वेंट मेजरमेंट कहते हैं। विल डिस्कस इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग F3, ठीक है, जिसको FA बोलते हैं। उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, ये अभी आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है।